कि पूरे हिमाचल में जो है इसकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। एक एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ये रखा गया है। तो इसमें आपदा प्रबंधन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और ये जो एक दिन का कार्यक्रम इसमें हमारे 4 सेशन रहेंगे और शाम के सेशन में आपको एक पेन ड्राइव भी दिया जाएगा इसमें। तो आप सभी ने अपनी यहाँ पे प्रस्तुति सुनिश्चित रखनी है, कोई ऐसा नहीं है कोई लंच के बाद जो है वो चला जाए, क्योंकि आगे आप लोगों ने जो है पंचायतों में जाके भी अपने पब्लिक जो हमारे गांव के लोग हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी देनी है। तो आप सभी का इसमें पूरा मैं स्वागत करता हूँ। और भानु शर्मा जी हैं हमारे यहाँ के फैकल्टी, ये धर्मशाला डीसी ऑफिस में होते हैं, ट्रेनिंग बिल्डिंग कैपेसिटी कोऑर्डिनेटर हैं। ये आपको आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। 2 सेशन में करेंगे सुबह के, और 2 सेशन शाम के बासुली हैं, ये आपको 2 सेशन में करेंगे। तो मैं भानु जी आपका स्वागत करता हूँ सर, आप अपना सेशन जो है शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिला कांगड़ा में काम करता हूँ। पिछले सुना है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नाम? आप सभी कांगड़ा के बाहर से दिए कांगड़ा के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नाम सुना है आपने? सुना है? क्या काम करता है? कभी बातचीत की है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो टोल फ्री नंबर होता है उसमें कभी कॉल किया आपने? कौन कौन से इलाके में आप लोग? धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा, बगवा और कहीं से? लंबा गाँव पीछे आवाज आ रही है? आ रही है? अपने मोबाइल में सारे नोट पे करना है, तो या मुझे सुबह बाहर जाके सुन सकते हैं ना, ठीक है? तो अभी कभी आपदा प्रबंधन के लिए कुछ काम किया आपने? क्या क्या किस किस डेजिग्नेशन के रूप में? अब इतने लोगों में इंट्रोडक्शन करने लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा है ना। तो क्या क्या डेजिग्नेशन है मोटा मोटी तौर पे? जेई टेक्निकल, जेआरएस, पीआई पंचायत इंस्पेक्टर है ना। कभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? बोलिए ना एक वॉलंटियर लोग हैं डिजास्टर में अभी काम चल रहे हैं, जैसे ना वो जो नुकसान हुआ है उसके या वो कर रहे हैं अभी डिजास्टर में। वैसे आपको मैं अगर व्यवहारिक स्थिति बताऊं, 3-4 साल से जितना भी जो काम होता है जिला में उसका 10-20% आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कुछ भी काम है, कोई भी विकासात्मक गतिविधि कहीं आपदा प्रबंधन से लिंक्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपदा प्रबंधन की जरूरत और आपदा प्रबंधन के बारे में जो बात करने की सिचुएशन है हम लोग बात कर रहे हैं वो बढ़ रही है, उस पर बातचीत ज्यादा करना शुरू हुआ है। ऐसे कभी ट्रेनिंग्स में कम आपदा प्रबंधन पे बात करते थे, आज करते हैं है ना। थोड़ा सा मैं हिस्टोरिक तौर पे आपको आगे चलने से पहले बता दूं क्या कैसे कैसे आपदा प्रबंधन भारत में बना, कैसे कैसे आपदा प्रबंधन यहाँ पे आया। जब आज़ादी से पहले का जो समय था या आज़ादी के दौरान था या उसके तुरंत बाद का भी समय था, तो आपदा प्रबंधन को एक रिलीफ की एक्टिविटी के तौर पे देखा जाता था। जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम वो रिलीफ मारने का, घरों को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम जो है ना, वो दौर ऐसा था कि कभी कुछ होता था तो उसके बाद रिलीफ बांटा जाता था, रिलीफ बांटने के बाद वो खत्म हो जाता था उसके बाद है ना, फिर अगली आपदा आती थी, अगली बार फिर से रिलीफ बांटा जाता था। ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी ऐसा ही था, भारत में ही। और जापान एक उसका एक्सेप्शन है, वहाँ पे पहले से ही आपदाओं के बारे में अच्छी समझ थी, अच्छे तरीके से वो तैयारी उन लोगों ने रखी थी। पर 90 का दशक आते आते दुनिया ने समझना शुरू किया कि आपदा प्रबंधन की जरूरत है। आपदा प्रबंधन माने रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आपदा प्रबंधन माने आपदाओं को कैसे हम कम करें उसके असर को, और कैसे खुद को तैयार करें आपदाओं के असर को, ताकि आपदाओं का असर जो है वो कम हो सके है ना। तो 90 के दशक में यूनाइटेड नेशंस ने एक इंटरनेशनल डिकेड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन घोषित किया 90 के दशक को है ना। उस दशक में आप देखेंगे 1993 में लातूर में भूकंप आया था भारत में, सितंबर में लेकर, और लगभग 30,000 लोग बेघर घायल हुए थे और लगभग 10,000 लोग उसमें मारे गए थे। 6.5 के रिएक्टर स्केल पे वो भूकंप होगा है ना। उसके बाद उसी दशक में आप देखेंगे 1999 में एक बहुत बड़ी घटना भारत में हुई, और उसको आप बहुत बड़ी आपदा उड़ीसा में आई थी। किसी को मालूम है क्या हुआ था? नाम से जानते हैं उसको?
सुपर साइक्लोन के नाम से। उसमें भी लगभग 10 से 13 हज़ार लोग मारे गए, काफी बेघर हुए, काफी मिसिंग हुए वो किसी रिकॉर्ड में नहीं आए, है ना। तो इसी दौरान भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का नाम था जेसी पंत कमेटी। जेसी पंत कमेटी को ये काम दिया गया कि वो ये रिपोर्ट दे कि भारत में आपदा प्रबंधन के बारे में अगर हमने कुछ करना है तो उसकी रूपरेखा क्या है, हम कैसे काम कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद 2001 में बहुत बड़ी घटना भारत में हुई, बहुत एक त्रासदी भारत में हुई। मालूम है क्या हुआ था? क्या हुआ था? भूकंप हुआ। गुजरात, भुज का, है ना। भुज के भूकंप की एक और किस्सा है कि सुबह के समय बच्चों को लेके है ना। सुबह के समय 26 जनवरी का दिन था। सुबह के समय 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो भूकंप हुआ था और उसमें एक संकरी सी गली में बच्चे परेड करने के लिए आए थे। छुट्टी का दिन था, आसपास बिल्डिंगें थी, मकान थे। भूकंप हुआ और 400 के करीब बच्चे जो वहां इकट्ठा थे वो सभी मारे गए। तो 2001 में ये घटना हुई, लगभग 20,000 लोग उसमें मरे। उसके बाद 2004 में एक और घटना भारत में हुई, याद है किसी को क्या हुआ था? सुनामी, है ना। इसी दौरान 2005 में भारत सरकार एक एक्ट लेके सामने आई और उस एक्ट को संसद ने पारित किया। उस एक्ट का नाम था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। दिसंबर महीने में ये पारित हुआ था, शीतकालीन सत्र में, है ना। ये एक्ट जो है, इस एक्ट में भारत में आपदा प्रबंधन की रूपरेखा को तय किया कि क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन किसका क्या रूल होगा, क्या नियम कानून होंगे, है ना। और ये एक्ट इतना पावरफुल एक्ट है कि कभी कोई नॉर्मल सिचुएशन में अलग बात है, लेकिन जब कभी इमरजेंसी, कभी डिजास्टर की सिचुएशन आती है तो कोई भी एक्ट इसके आगे प्रिपेयर नहीं करता। सारी पावर्स जो है वो इस एक्ट के अंदर आती है ना। तो ये एक्ट के पास बहुत सी ताकत ये एक्ट देता है कि आप किस तरह से कानून को, नियमों को संचालित करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। इस एक्ट में 3 स्तर पे जो है वो मेजर, एक सबसे ऊपरी स्तर पे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई, है ना, जिसके चेयरपर्सन भारत के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बनी, जो कि स्टेट लेवल पे होगी और उसके जो चेयरमैन है वो सीएम महोदय होते हैं। और उसके बाद जिला स्तर पे जो स्ट्रक्चर है वो उसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन होते हैं माननीय जो डिप्टी कमिश्नर महोदय जो है वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। पंचायती स्तर पे पंचायत प्रधान की जिम्मेदारी है कि आपदा प्रबंधन को सुनिश्चित करें। उसके साथ जो पंचायत में कार्यरत एम्प्लॉइज हैं, आम जनता है, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो पंचायत आपदा प्रबंधन में काम करें और पंचायत को डिजास्टर रिस्क रेजिलिएंट पंचायत बनाए। रेजिलिएंट मतलब ऐसी पंचायत जहाँ पे कभी आपदा आए, आपदाओं को तो आप नहीं रोक सकते, है ना। तो कभी आपदा आए तो उसके असर से उबरने में पंचायत सक्षम हो और जल्दी उस असर से उबर आए। ये बेसिक सी जानकारी थी कैसे भारत में आपदा प्रबंधन बना, कैसे आपदा प्रबंधन की स्थापना हुई। मेरा मानना यह है, पहले हम बेसिक्स को समझें, फिर क्या टूल्स आप यूज कर सकते हैं उस टूल पे हम थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, है ना। पहले बेसिक समझे, हमारा रूल समझे, हमारा काम समझे, क्या काम है आपदा प्रबंधन में, और उसके बाद क्या टूल्स आप आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। आपदाओं से आप क्या समझते हैं, क्या होती है आपदा? किसी आपदा का नाम बताइए। अब ऐसे किसको समझ आएगा, किसने क्या बोला? एक एक करके बोलेंगे तो ठीक है। किसी आपदा का नाम बताएंगे? बाढ़, भूकंप, फ्लड, कोरोना और क्लाउड बर्स्ट और जापान में भूकंप हुआ 2000 जापान में भूकंप हुआ और अच्छा, मैं ये बोलूं कि आपने जो भी बोला उसमें से आधी तो आपदाएं नहीं थी, आधी से ज्यादा। भूकंप आपने बोला वो आपदा नहीं है ना। लैंडस्लाइड आपने बोला वो आपदा नहीं है। बाढ़ आपने बोला, फ्लड वो आपदा नहीं है। लेकिन आपने बोला जापान का भूकंप तो वो आपदा है। आपने बोला ये फ्लड जो इस बार हिमाचल प्रदेश में आए वो आपदा है ना। आप बोलेंगे आग तो वो आपदा नहीं है। आप बोलेंगे लैंडस्लाइड तो वो आपदा नहीं है। कौन ट्रॉपिकल लैंडस्लाइड आपदा है। लैंडस्लाइड की बात करें, आप पहाड़ों में कितने लैंडस्लाइड होते होंगे, ना हमें पता लगता है ना आपको पता लगता है, वो आपदा होती है नहीं, है ना।
लेकिन कोटरोपी का लैंडस्लाइड आपदा थी जिसमें 47 के आसपास लोग मारे गए, 2 बसें दफन हो गई, है ना। भूकंप अपने आप में आपदा नहीं है, लेकिन 1905 का कांगड़ा का भूकंप आपदा था। इन दोनों में फर्क है। जब हम भूकंप की बात बोलते हैं, जब हम लैंडस्लाइड की बात बोलते हैं, जब हम बात बोलते हैं कि आग लगने की बात बोलते हैं, तो आग तो आप तो हर रोज घर में हिसाब से नहीं लगाते। लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज जिससे हो ना, लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज आप इसको इस पे भी बात करेंगे, है ना। आग आपके रोज घर में आग लगती है जब आप चूल्हा जलाते हो, खाना बनाते हो, है ना, नहीं लगती। तो वो आग कोई आपदा थोड़ी ना है, वो तो आपके लिए एसेट है, एक यूटिलाइजेशन की चीज है। वही आग अगर कहीं गांव में या कहीं घर में लगे तो वो तब वो आपदा बनती है ना। जब हम भूकंप की बात करते हैं, जब हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं हैजार्ड। हैजार्ड माने खतरे। क्या हैजार्ड है हमारे, है ना। आग हमारे लिए, घर में आग अगर चूल्हे में भी लगाई है तो वो हैजार्ड है, लेकिन वो आपदा नहीं है। गलती से वो फैल गई तो वो आपदा बन जाएगी। वैसे ही भूकंप है, एक रिपोर्ट है कि अभी दिसंबर 15 से लेके जनवरी 1 तारीख तक भारत में, और खासकर उत्तर भारत में 74 के करीब भूकंप आए हैं। 1.5 से लेके 6 की रिएक्टर स्केल पर जो है 74 के करीब भूकंप आए हैं, और इसमें अधिकतर भूकंप जो है वो आपके हिमालयन बेल्ट में आए हैं, है ना, जिसका हम भी एक हिस्सा है। तो इसमें से कोई आपदा थी, लेकिन जापान का भूकंप आपदा, है ना। कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी, चाहे वो कुदरती तौर पे हो, चाहे वो मानव निर्मित हो, है ना, जिसमें इंसान का हाथ हो, वो कोई भी ऐसी घटना जो आपकी जिंदगी में असर डाले, आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब करे, और उस कंडीशन से बाहर निकलने में, एक सुचारू जिंदगी शुरू करने में आपको किसी और की मदद लगे, किसी और की हेल्प की है ना, तब वो आपदा है। आप अपने में सक्षम ना हो उस परिस्थिति से बाहर निकलने में, तो वो आपके लिए आपदा है ना। जैसे एक घर में आग लगी तो वो अपने आप में सक्षम नहीं है घर की आग बुझाने में, उसको गांव के लिए की मदद लगेगी, तो वो गांव के लिए आपदा है। गांव में आग लगी तो उसको जिला की मदद पड़ेगी, जिला के लिए आपदा है। जिला को जरूरत पड़ेगी तो पूरे स्टेट की मदद लगेगी, स्टेट के लिए आपदा है। और अगर कहीं पूरे स्टेट में या राज्य में दिक्कत होगी तो उसको बाहर की मदद की जरूरत लगेगी, है ना। या स्टेट पूरे देश के 2-3 राज्यों में दिक्कत होगी तो बाहर की मदद की जरूरत लगेगी, तो वो पूरे देश के लिए आपदा है। जैसे कोविड में आप, भारत अकेला या कोई भी देश अकेला सक्षम नहीं था इस परिस्थिति से जूझने में, तो बाहर के देशों के एक दूसरे की मदद से इस परिस्थिति से निकले, तो वो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से आपदा थी, है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक इसमें अंतर है। पहले कॉन्सेप्ट्स पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात कर ले, फिर आगे उस पे प्रेजेंटेशन पे उसके बाद बात करेंगे, है ना। फिर एक आप सुनते होंगे कि आपदाओं के प्रकार, सुना है कभी? क्या सुना है उसके बारे में? कितने प्रकार की आपदाएं सुनी है आपने? मैनमेड और नेचुरल। ऐसा होता है, सभी मानते हैं, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं। मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर्स नहीं होते। किताबों में पढ़ाया जाता है, हमारी एनसीईआरटी की किताबों में है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, टीवी में भी कई बार सुनते होंगे, लेकिन जो एक्चुअल और इंटरनेशनल मान्य एक कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक कोई भी आपदा जो है वो कुदरती नहीं होती। खतरा कुदरती हो सकता है, आपदा कुदरती नहीं होती, उसमें इंसान का कोई ना कोई रोल है ना। अब उदाहरण के लिए मानो भूकंप आया, है ना, लोग मरेंगे। क्यों मरेंगे? उदाहरण देता हूं मैं। लातूर का भूकंप आया 1993 में और चमोली का भूकंप आया 1999 में। दोनों लगभग सेम रिएक्टर स्केल पे थे। लातूर में मरे लगभग 10,000 लोग और चमोली में मेरे ख्याल 103 लोग। क्यों? लातूर में पत्थरों की थी ना बिल्डिंग, सारी बनाई उन्होंने, पत्थर की बिल्डिंग थी, उसकी वजह से लोग मकान गिर गए। चमोली में क्यों नहीं मरे? चमोली में पुरानी कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर लकड़ी का पहाड़ों में यूज होता है ना, तो इस कारण वहां पे रिएक्टर स्केल की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता इतनी नहीं थी कि वो उस तरह के स्ट्रक्चर को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए, है ना। लेकिन लातूर में इस तरह के अर्थक्वेक के लिए मतलब घर उस तरह से डिजाइन नहीं होते थे, तो नुकसान किस वजह से हुआ? क्यों मरे लोग? स्ट्रक्चर ठीक नहीं। स्ट्रक्चर कोई भगवान ने तो बनाया नहीं, बोला होता था तो ऐसा घर बन जाए, ऐसा तो नहीं हुआ। इंसान ने बनाया, तो किसका हाथ था? इंसान का हाथ, है ना। एक किस्सा सुनाता हूँ कांगड़ा का।
ये मैं शायद हर जगह सुनाता हूँ इस बात को। धर्मशाला में 2017 की बात है, रात के समय हमारे ऑफिस में कॉल आया, बरसात का महीना था, 17 या 18 की बात होगी, 2018 आई थिंक। रात के समय कॉल आया, एक कॉलोनी है वहाँ पे नाले का पानी घुस गया है ना। अब लोगों को निकालना था, हमने जो रिस्पांस के लिए लोगों टीम्स को भेज दिया, लोगों को निकाला बाहर, उनको सुरक्षित जगह पे भेज दिया। पर अब इसमें हमें एक चीज पूछना जरूरी है कि क्या वो नाला घरों में घुसा था या घर नाले में घुसे थे? और आपकी अपनी अपनी पंचायतों में आप किस किस की पंचायत में घर नाले में घुसे हैं? सबकी पंचायत है ना। अब कल को वहां पे अगर आपका में क्राउड बस्ट हो जाता है तो जिम्मेवारी किसकी है? किस किस की पंचायत में स्कूल नाले के आसपास है? मैक्सिमम है। किस किस की पंचायतों में अस्पताल जो सीएचसी है वो पहाड़ी के नीचे या ऐसे जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है या नाले के आसपास है? बाकी भी बताएं, है किसी के नहीं है? आप हैं आपके हैं ना। और कल को लैंडस्लाइड होगा या मान लो बाढ़ आएगी या बादल फटेगा, तो जिम्मेवारी किसकी होगी? और बच्चे किसके जाएंगे? और जमीन किसने दी थी? किसने दी थी जमीन स्कूल बनाने के लिए? पंचायत ने दी है ना। तो जब हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहला नियम, अगर हमें खुद को सुरक्षित करना है, अपने आप को, अपनी पंचायतों को, तो सबसे पहला नियम हमें ये इंश्योर करना है कि लैंड यूज प्लान, किस जगह पे घर बनेगा और दूसरा किस तरीके से घर बनेगा, किस तरीके से वो बिल्डिंग बनेगी। अगर ये दो चीजें आप इंश्योर कर लेते हैं तो आप 90% जापान बन जाएंगे। कमी इन्हीं दो चीजों की है। नाले के पास घर बनाओगे तो कभी नाला आएगा तो कोई शाहपुर से है वो का आपको मालूम होगा, वो का मालूम है 2021 है ना, 12 जुलाई का दिन था और वो पहाड़ी से ऊपर से पत्थर आए और वो ओवर सैचुरेशन की वजह से, वो क्लाउड बस्ट नहीं था, वो लैंडस्लाइड भी नहीं था, ओवर सैचुरेशन था जिसकी वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ था उसमें, है ना। पानी ज्यादा जमीन के नीचे आए और लगभग 11 घर डैमेज हो गए, 15 लोग ट्रैप हुए थे, जिसमें से 5 लोगों को निकाला गया था जिंदा। और लोकल वो वॉलंटियर था जिसने इसमें अंदर गया था, शायद कोई लोकल होगा तो जानता होगा, उसका नाम मुझे नाम भूल रहा है उस लड़के का। वो 2 दिन पहले हमारे पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, उसमें ट्रेनिंग देके गया था, है ना। तो उस दिन वो गांव में था, गांव के सामने जब वो सामने ही खड़ा था जब वो बिल्डिंग गिरी, तो 5 लोगों को निकालने के लिए गांव वालों ने तो मदद की, पर अंदर जाके वो लड़का लेके आया क्योंकि उसको थोड़ा बहुत उसने सीखा था, सुनील करके नाम है उस लड़के का। 10 लोग मारे गए उसमें। छोटी सी बच्ची की एक बॉडी निकालते हैं जब वो, आपको उसका वीडियो देखेंगे, इतनी सी में 1.5 साल की बच्ची थी वो, है ना। तो किसकी गलती है? वो पुराना नाला था, अगर कोई ढंग से देखेगा, है ना। वो पुराना नाला था जहाँ पे बरसात में पानी आता था, और वो जगह भी ऐसी थी जहाँ पे पहले ये घटना हो चुकी थी, क्योंकि उसमें उसको अगर आप जियोलॉजी के तौर पे देखेंगे तो वो वहाँ पे ओल्ड सेटलमेंट है इसकी मिट्टी की। तो ऐसी जगह पे अगर कंस्ट्रक्शन किया तो वो बच्चे का क्या कसूर था? बनाने वाले का कसूर था, है ना। हमने जहाँ तहाँ जैसे तैसे जैसे हमें जगह मिलती है हम अपने घर बनाते हैं। हमें कब्रगाह नहीं बनाने हैं, पहले हमें मकान बनाने हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा को इंश्योर करें, है ना। तो हमने असल में आज की तारीख में अगर भूकंप आ जाए तो हमने सबने, लगभग हर किसी ने अपने लिए क्या बनाया? कब्रगाह बनाए। किसका घर टिकेगा 8 के रिएक्टर स्केल पे? है किसी का? मुझे लगता है मेरा भी टिकेगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जब बनाया तब इतनी हिम्मत होती नहीं, तब सोच समझ में नहीं होती, 2 कमरे कम बना लेते तब पता होता, है ना। आज अभी नए सिरे से अगर मैं जब भी बनाऊंगा तो मैं ये बात इंश्योर करूंगा कि मैं कम बनाऊं, लेकिन ऐसा बनाऊं कि कम से कम वो कोलैप्स ना हो, गिरे पर उससे जान ना जाए, है ना। हम इतना तो नहीं कर सकते कि मकान गिरे ना, रिएक्टर स्केल पे 8-9 की तीव्रता पे आएगा तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि वो आपको बचने का समय दे, वो बिल्कुल कोलैप्स ना हो, पैनकेक स्ट्रक्चर ना बने, जिसको पैनकेक बोलते हैं, ऐसे करके बैठ जाती है। बहुत से वीडियोस मिलेंगे आपको भूकंप के जिसमें पैनकेक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, है ना। ये फोटो है नेपाल के भूकंप की। और अगर कभी आपके आसपास ऐसी घटना होगी तो भी आपने इस साल देखा है, वो नेपाल का तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मुझे शायद आपको लोकल भी दिखाना चाहिए था, और मैं इसमें अपडेट करके नहीं लाया। इस साल जो बारिशें हुई हैं और कांगड़ा में खासकर आपके कई इलाकों में घर जो गिरे हैं, खासकर परमार बस्ती, आपके धीरा में, है ना, न्यांगल में, ज्वाली में,
आपके ज्वाला जी के कई इलाकों में, देहरा के कई इलाकों में घर बिल्कुल इस तरह से घर गिरे हैं। लेकिन क्योंकि वो एक नया पैटर्न कांगड़ा में सामने आया है जिसको हम बोलते हैं जमीन का धंसना, मुझे पर्टिकुलर वर्ड एकदम से दिमाग में अभी नहीं आ रहा, लैंड सेटलमेंट होती है जहाँ पे ना धीरे धीरे सेटल होती है, तो उससे कई घर कांगड़ा में गिरे हैं। लगभग 500 के करीब घर इस साल कांगड़ा में गिरे हैं, जिसमें इस बार स्पेशल रिलीफ पैकेज में आप लोग उसमें भी काम कर रहे होंगे शायद पंचायत में 7 लाख जिनको जाना है। 500 के करीब घर जो है वो कांगड़ा में इस बार गिरे हैं। फर्क बस इतना होता है कि कभी अगर भूकंप आएगा तो आपको मौका नहीं देगा, उसमें मौका मिला लोगों को थोड़ा बहुत, है ना। नियंत्रण में जाएंगे, वो लेडीज कहानी बात सुनाती हैं अपनी कि वो अभी कमरे में बैठे थे, पति एक कमरे में था, बच्चे बाहर थे, धीरे धीरे वो खिसकती हुई जमीन दिखी, अंदर गए तो सामान निकलने का तो मौका मिला लेकिन सामान समेटने का भी मौका नहीं मिला, एक कपड़ा उठाने का भी मौका नहीं मिला। वो निकले और जैसे ही वहां से निकले सारी की सारी ऊपर से जमीन धसी और सभी घरों को वहां से अपने साथ ले गई, है ना। तो ये आप इस तरह की घटनाएं जो है हम अपने आस पास भी देख सकते हैं। ये नेपाल का है और नेपाल के भूकंप में लगभग शायद 8000 के करीब लोग मारे गए थे, 2-2.5 के आसपास शायद घायल थे। एग्जैक्ट अंक नेपाल का मेरे पास मुझे ध्यान में नहीं है, इसलिए आप इसको अगर गलती होगी तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। इसमें कांगड़ा में कब भूकंप हुआ था? 1905। रिएक्टर स्केल पे क्या तीव्रता थी? लगभग 8, है ना। और उसमें मरने वाले कितने लोग थे? 20,000। 19,000 सरकारी अंक 19,700 कुछ का है, 20,000 राउंड फिगर मिले थे, ज्यादा मरे होंगे, है ना, क्योंकि कई लोग रिकॉर्ड में आए नहीं होंगे। 3,75,000 लोगों पे इसका असर हुआ था। 53,000 जो रिकॉर्ड के हिसाब से मवेशी मारे गए थे, 1 लाख के आसपास घरों को नुकसान हुआ था। तो ये कुछ आंकड़े हैं 1905 के भूकंप के। और ये भूकंप में अगर आप देखेंगे उस समय की जो रिस्पॉन्स एजेंसी थी, उस समय कौन था? आज की डेट में कौन है? एनडीआरएफ है, सबसे पहले तो डीडीएमए आएगा। डीडीएमए के अंडर ही सारी एजेंसीज काम करेंगी, है ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सारी एजेंसीज जो रिस्पॉन्स में हर डिपार्टमेंट हर आदमी जो काम करेगा डीडीएमए की डायरेक्शन में काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उस समय कौन था? फौज होगी, पुलिस होगी, है ना, वो घट के आधे रह गए थे। इस लेवल पे लोगों की मौत हुई थी, है ना। पालमपुर तहसील होती थी शायद उस समय सबसे ज्यादा नुकसान जिसको हुआ था, बहुत बड़ी तहसील होती थी। अब तो शायद 3 या 4 तहसीलें थी उस समय, और पालमपुर तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, है ना। तो किस्सा ये भी आता है कि जो डिप्टी कमिश्नर थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए वो बच गए, है ना। तो इस कदर जो है वो उस भूकंप में नुकसान हुआ था। ये कुछ तस्वीरें हैं उस भूकंप की 1905 के, है ना। आपके आसपास के रिएक्टर स्केल पे वो भूकंप था। ये आज भी आप यहाँ जा सकते हैं, ये मिशन हॉस्पिटल है 1905 में। अब हमारे अस्पताल अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारी मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। अस्पतालों का सुरक्षित होना, हमें ये जानना कि आपदा के बाद, आपदा तो चली जाएगी लेकिन आपदा के बाद होने वाली जो मौतें हैं वो उसके कारणों को समझना, उसके कारणों को कम करना, कम से कम हम वो कर सकते हैं। अगर हम सेफ कंस्ट्रक्शन ना कर पाए वो भी, है ना। तो अगर अस्पताल नहीं होंगे तो ये लाइफ लाइन बिल्डिंग है, अगर लाइफ लाइन बिल्डिंग हमारी ध्वस्त हो जाएगी, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी पंचायत में हॉस्पिटल्स जो हैं वो कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि नाले के किनारे, या आपके कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि पहाड़ी के नीचे बने हैं, नाले के किनारे बने हैं। फ्लडिंग की सिचुएशन आएगी तो फ्लडिंग की सिचुएशन आने पे वो अस्पताल डैमेज होगा और उस समय आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। अगर भूकंप आएगा तो लैंडस्लाइड ट्रिगर करेगा, लैंडस्लाइड ट्रिगर करेगा तो भी नुकसान हो सकता है ना। तो हमारी जो लाइफ लाइन बिल्डिंग्स हैं इनको हमने कहाँ बनाना है, उसकी जगह अगर कभी आपसे कोई मांगे, आपने पंचायत के तौर पर वो जगह देनी है, तो इस बात को आपने इंश्योर करना है कि वो सेफ हो, वो सुरक्षित हो, क्योंकि अंत में अगर कुछ होगा तो वो बिल्डिंग आपकी जान बचाएगी। अस्पताल आपको वहीं मिलेगा। आप भूकंप की स्पेसिफिक कंडीशन में आप अस्पताल तक पहुंच पाए इसकी गारंटी नहीं है ना, उस समय किस तरह की परिस्थितियां होंगी। लेकिन आसपास अगर है तो आपको फर्स्ट एड अच्छे से, थोड़ा सा ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपकी बढ़ सकती है। तो ये हमें एज अ पंचायत इंश्योर करने की जरूरत है कि किस तरह की लैंड यूज प्लानिंग हमें अपनी पंचायतों के जो लाइफ लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर करनी है। आपके पंचायत भवन की ऐसी जगह बने होते हैं, बहुत से बने, है ना। आप अपने लिए खतरा पैदा करके पंचायतें बैठी हैं, अपने मतलब जो आपके पीआरएस है या पंचायत का स्टाफ है उसके लिए तो अपने लिए उन्होंने खतरा पैदा किया है ना।
आप उदाहरण दे रहे हैं सुंदरनगर का बस स्टैंड, सुंदरनगर का था या 2016 की घटना है। अब वो अगर बस स्टैंड बनाया है नाले के ऊपर, उसमें बाढ़ आएगी, इसमें प्रिडिक्ट करने के लिए किसी को रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। उसमें आ सकती है क्योंकि नाला पहले भी आता था, वो आज भी आया है। व्यास में अगर व्यास में बाढ़, आप बोलेंगे व्यास में बहुत पानी आया, बाढ़ आया, व्यास में बहुत नुकसान पहुंचाया, व्यास ने नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके किनारों पे जो घर बना दिए उसने उन्हीं को दिया, क्योंकि वो उसका अपना कोर्स है, वो वहीं से बहती आई है पहले। आप उसके बहने के रास्ते में अगर उसने कुछ समय के लिए अपनी जगह को चेंज किया है, आपने उस सूखे इलाके पे अगर अपना कब्जा जमा लिया, तो वो अपना कब्जा खाली करवा लेती है ना। नेचर जानती है अपना कब्जा खाली करवा लेती है। तो आपने अगर व्यास के आसपास अगर कंस्ट्रक्शन की है तो नुकसान तो होगा ही, और उस नुकसान को बाद में हम बोलेंगे आपदा आ गई, है ना। तो जो हम प्लानिंग करते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करते हैं, रिस्क को कम करना। रिस्क को कम करने का पहला मूल मंत्र यह है कि लैंड यूज प्लान, कैसी मिट्टी में, कैसी जमीन में, कैसे इलाके में हम डेवलपमेंट करेंगे और किस तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे। ये पालनपुर का बाजार है, इसको आप देख सकते हैं किस हालात में है ये उस समय। ये भी कांगड़ा का एक हिस्सा है। इसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो डैमेज हुआ है, सारा मलबा आपको पूरा ध्वस्त करके नीचे दिख रहा है। अगर मैं भूकंप की बात करूं, भूकंप इसलिए क्योंकि भूकंप एक व्यापक तौर पे है, मैं बात कर रहा हूं आपदा प्रबंधन पे। भूकंप उसका एक पार्ट है, फ्लड उसका एक पार्ट है ना। अब एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं कि शायद 2019 की बात है, एक आर्मी की एक टीम आई जिसने फ्लडिंग पे फ्लडिंग का मैपिंग करनी थी, जो इंदौरा फतेहपुर का इलाका है ना। उस समय उनको ये अंदाजा नहीं था कि इंदौरा या फतेहपुर में कभी बाढ़ आएगी भी या आ सकती है ना। उनका ये कहना था, हमारा मानना था कि इस तरीके से यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, सिचुएशन हो सकती है। अब इस साल हमने वहां देख लिया, हमने लगभग 2400-2500 के करीब लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया है, लगभग 2500 के करीब, है ना। पूरे जिले से 3000 के ऊपर लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है। लगातार 5-6 दिन वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रात के समय पहले जुलाई महीने में चला कुछ समय के लिए, जुलाई के बाद अगस्त में जब दोबारा पानी आया, दोबारा बाढ़ आई, तो इतना पानी वहां भर गया कि 3,500 के करीब लोगों को वहां से निकालना पड़ा, है ना। कई लोग जो है काफी समय तक रिलीफ कैंप्स में रहे, तो उसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ, उसमें आर्मी का इस्तेमाल हुआ, एनडीआरएफ का इस्तेमाल हुआ। तो ये जो आपके डैम्स हैं, जब हम डैम्स की भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि उस डैम के बाद किस तरह से जो नीचे लो लाइन एरियाज हैं उसमें नुकसान हो सकता है। और उसका कारण, उस फ्लडिंग का कारण एक ही था, वो था डैम। डैम में उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना पानी आएगा। उसका किस्सा भी, मतलब इतना नुकसान हुआ, उसका किस्सा भी बड़ा मजेदार है कि वो कुछ समय तक पानी इकट्ठा करते रहे। उनको पता था डैम को भरते रहे, डैम को इसलिए भरते रहे कि उससे ज्यादा बिजली पैदा होगी। अब वो पानी छोड़े ना, कुछ दिनों के लिए उनका पानी छोड़ने की मात्रा लगभग 5 से 10 हजार क्यूसेक थी। लेकिन जब उनको खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया और उनको लगा कि अब छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने बढ़ा के 25,000 क्यूसेक, 40,000 क्यूसेक और किसी समय तो 1,00,000-1.5 लाख क्यूसेक के आसपास हम पहुंच गए थे पानी छोड़ने। तो उस नुकसान का कारण ये था कि वो मैन मेड डिजास्टर था। अगर वो शुरू से छोड़ते रहते पानी को, ढंग से छोड़ते, प्लांट तरीके से छोड़ते, तो कोई नुकसान नहीं होता। और इतना सा लालच करने के कारण कि हम ज्यादा बिजली पैदा कर लेंगे, उसका नुकसान हमें कई लोगों को निकालना पड़ा उसके कारण, है ना। और करोड़ों का नुकसान उसमें खेती का हुआ, करोड़ों का नुकसान उसमें रेस्क्यू रिलीफ की एक्टिविटीज में हुआ। 1905 का भूकंप की मैंने बात की। उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो 1945 में चंबा का भूकंप आया था, 1975 में किन्नौर में भूकंप आया था, 1986 में धर्मशाला में आया था, 1993 में चंबा में आया था, 1995 में चंबा में आया था, 1997 में सुंदरनगर में आया था, 2001 में एक भूकंप सुबह आया था 8:30-9 बजे, शायद किसी को याद है, महसूस किया था, है ना। वो अच्छा खासा भूकंप था, शायद उसके बाद उस लेवल का भूकंप हमने अपने आसपास के एरिया में 3-4 मिनट होता था। 4 मिनट अच्छा खासा भूकंप था, 2 बार उसके कट गया है ना, सुबह के समय। और उसके बाद भी कई भूकंप आए। 2019 में अकेले हिमाचल प्रदेश में, एक साल में अकेले हिमाचल प्रदेश में 2019 में 29 भूकंप आए थे। अभी मैंने 15 दिन का रिकॉर्ड पूरे भारत का रखा, 74 भूकंप आए थे, है ना। ये एक कुदरती घटना है, ये होती है, होती थी, होती आएगी, है ना। और इसी के कारण जो हम देखते हैं कि आसपास की जो हमारी जियोलॉजी है, हमारे पहाड़ हैं, हमारी सिचुएशंस हैं, वो आसपास की सिचुएशन जो है इसी टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण बन रही है। इस पे बात करेंगे, बाद में करेंगे जब इस सेक्शन के बाद में, कि कैसे हम यहाँ पे हैं, हमारा धरती का क्या पहले स्ट्रक्चर था, क्या अब है। धरती